हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की ये साइंस की वीडियो है, लेकिन ये साइंस की बहुत ही नॉर्मल सी वीडियो नहीं है। साइंस की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें कि टफ क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलते हैं, जैसे कि मतलब आपके दिमाग को घुमा देते हैं। लगता है ना, 2-3 ऑप्शंस में एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सही होगा, कौन सा नहीं सही होगा। तो कुछ ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर स्टार्ट करते हैं क्लास को। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि रीजन क्या है? बिल्कुल सही विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है डी। पृथ्वी की सतह वक्राकार है। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने से क्या होगा? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के जो संकेत है एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि सिग्नल्स पृथ्वी की सतह से न टकरा करके आगे बढ़ जाते हैं। वो पृथ्वी की सतह से टकरा नहीं पाते, आगे बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से संकेत मिल नहीं पाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि जब तेज हवा चलती है तो उस समय ओस नहीं बनती। इसके पीछे का कारण क्या है? वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। विकल्प ए की तरफ बढ़ेंगे, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की दर तेज हो जाती है। इसलिए जो ओस के कण होते हैं ना, इवेपोरेट हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। समझ आया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकने का रीजन क्या है? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, वेरी गुड, विकल्प यहां पर सही हो जाता है सी। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। दाब जब ज़्यादा होता है तो पानी का जो टेम्परेचर होता है बढ़ जाता है। देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बताते हुए चलते हैं। कमरे के सामान्य तापक्रम और वायु दाब में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसे 5 मिनट तक उबालें या फिर 25 मिनट तक, वायु दाब पानी के उबलने के बिंदु को प्रभावित करता ही करता है। वायु दाब अगर हमने परिवर्तित कर दिया, वायु दाब के परिवर्तित होने पर जो उबाल बिंदु है जिस पे पानी उबलने लगता है, इसी को हम कहते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, और ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित हो जाती है। वायु दाब के परिवर्तित होने पर ये क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, उबाल बिंदु और ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित होती है। देखिए, अधिक वायु दाब होने पर उबाल बिंदु और ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। ध्यान से देखिएगा, अनुक्रमानुपाती होता। अधिक वायु दाब होने पर उबाल बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट और ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी, जबकि निम्न वायु दाब होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है और ऊष्मा की मात्रा वो क्या होगी? घटेगी। तो प्रेशर कुकर में वायु दाब सामान्य कमरे के वायु दाब से लगभग 2 गुना होता है। इसी कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। रिजल्ट ये होता है कि इसमें अधिक ऊष्मा होती है। यही कारण है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। और एक है ना, पहाड़ों पर कम वायु दाब के कारण सामान्य वातावरण में पानी थोड़े कम तापमान पर उबलता है और इसमें ऊष्मा कम होती है, इसीलिए पहाड़ों पर प्रेशर कुकर का प्रयोग अधिक लाभदायक भी होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर उम्मीद है कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा बॉइलिंग पॉइंट का, और साथ ही साथ में यहाँ इसके दाब और ऊष्मा से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्यों? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विकल्प ए, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। देखिए, प्रकृति के विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। काला रंग ऊपर से पड़ने वाली ऊष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है, जबकि जो सफ़ेद रंग होता है ऊष्मा को परावर्तित करके, मतलब परावर्तित करने की उसमें सबसे ज़्यादा क्षमता पाई जाती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने से आराम मिलता है, क्योंकि ये ऊष्मा को परावर्तित कर देता है और हमें गर्मी से बचाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्मी देती हैं, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या है? बादल पृथ्वी और हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं,
बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात को गर्मी का विकिरण करते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग ऑप्शन चूज करिए। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। बादल पृथ्वी और हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। करेक्ट। देखिए, बादलों द्वारा रात में पृथ्वी और हवा से ऊष्मा का विकिरण रोक करके परावर्तित करने से ऊष्मा का विकिरण, जब बादल रहता है तो ऊष्मा का विकिरण ये रोक करके हवा से ऊष्मा का विकिरण मतलब ये परावर्तित कर देते हैं विकिरण को, ऊष्मा को। इससे बादलों से आच्छादित रहते हैं, स्वच्छ रातों से अधिक गर्म होती हैं। बादल हैं तो ऊष्मा को जाने ही नहीं देते, वापस भेज देते वायुमंडल में। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता हो और उसे जमने दिया जाता हो तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि क्या रीज़न है? जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें, विकल्प यहाँ पर हमारा यही सही हो, सारे विकल्प यही सही हो रहे हैं, ऐसा कुछ मैंने फिक्स नहीं किया था, ठीक है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता तो उसमें बर्फ़ के जमने पर बोतल टूट जाती है। देखिए, हम सभी जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होता है या जमता है तो उसका क्या होता है, आयतन, वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। जब बर्फ़ जमती है, यानी कि पानी बर्फ़ के रूप में जब परिवर्तित होता है, कब परिवर्तित होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होता है, या फिर हम इसे कहते हैं जम जाता है, तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। इसीलिए आंतरिक दबाव सीमा के अधिक होने के कारण ये मतलब बोतल टूट जाती है। आंतरिक जो दबाव होता है उसके दबाव की सीमा बढ़ जाती है तो बोतल क्या होती है? टूट जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जब पानी को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन क्या होता है? बिल्कुल सही है। चलिए, यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा आप लोग। तो ये देखिए, पहले घटता है और तब बढ़ता है। एग्जैक्टली विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होता है, पहले घटता है और तब बढ़ता है। क्लियर है? देखिए, अधिकांशतः द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, परंतु घनत्व में कमी होती है। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी उसकी घटती है, लेकिन पानी का जो व्यवहार होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक उल्टा होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी पात्र में पानी को लेकर के गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन क्या होता है? घटता है, और घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है, यानी कि तब इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये चीज़ जो मैंने बताई थी। इसलिए पानी को 0 से 10 डिग्री तक गर्म करने पर इसका आयतन पहले घटता है 4 डिग्री सेल्सियस तक और फिर बढ़ता है। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे लॉजिक, सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ रहे होंगे। और अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे कि हमारे अंदर एक मोटिवेशन जगता है, एनर्जी आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक बार वीडियो देख लेंगे ना, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए? दीवारों को कैसा बनाना चाहिए? जो म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर विकल्प ए के अलावा सही हो रहा है, विकल्प यहाँ पर हमारा डी सी हो जाता है। ध्वनि का अवशोषण करने वाला होना चाहिए। जो हॉल की दीवारें हैं ना, उसको ऐसा बनाना चाहिए कि वो ध्वनि को अवशोषित कर सके। देखिए, कॉन्सेप्ट इसका है, जो ज़्यादातर ठोस और कठोर सतहें होती हैं ना, ध्वनि को ये क्या करती हैं? ध्वनि को परावर्तित कर देती हैं। ध्वनि आती है उसको परावर्तित कर देती हैं। क्लियर है? जबकि कोमल और नरम सतह जो होती है वो ध्वनि को अवशोषित कर लेती है। यदि म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए जो हॉल की दीवारें बनाई गई हैं ध्वनि को परावर्तित करेंगी तो जो श्रोताओं को प्रतिध्वनि होगी, इको सुनाई पड़ेगी। इसलिए ध्वनि को रोकने के लिए कंसर्ट हॉल की दीवारें या छत नरम पदार्थों जैसे फाइबर ग्लास वगैरह की बनाई जाती हैं। ठीक है, विकल्प आपका डी से होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, रीज़न क्या है? चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसके पीछे का रीज़न क्या है?
बिल्कुल सही विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विकल्प बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। देखिए ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए एक मतलब द्रव्यात्मक माध्यम होना जरूरी है, द्रव्यात्मक माध्यम होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इस कारण से वहाँ द्रव्यात्मक माध्यम भी नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का जो संचरण है वो हो ही नहीं पाता है। तो रिजल्ट ये होता है कि चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते। क्लियर है? चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते और अपना शिकार भी कर सकते, इसका कारण है, इसका कारण क्या है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विकल्प डी सही होता है, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, विकल्प आपका डी सही होता है। देखिए चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, पराश्रव्य। ये ध्वनि तरंगे राडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुई होती है उस स्रोत की तरफ लौट जाती है। रिजल्ट ये होता है कि चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से जो रुकावट है ना, लगभग अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस और दिशा का अनुमान वो लगा लेते हैं, वही जो परावर्तित होती है ध्वनि जिससे टकरा करके, तो वहाँ से वो अनुमान लगा लेते हैं और अंधेरे में बेशिकार पकड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? टीवी का स्विच ऑन होने पर क्या होता है? विकल्प ए, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। और आपको बताते हैं ध्वनि की प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए। लेकिन टेलीविज़न में ऑडियो सिंक्रोनाइज़र लगा करके इस त्रुटि को दूर कर दिया जाता है। ऑडियो सिंक्रोनाइज़र CHRONI, तो ऑडियो सिंक्रोनाइज़र लगा करके इसको दूर किया जाता है कि मतलब आगे पीछे की बात ना हो, दोनों बराबर पर चले, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू हो मतलब इसलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान यानी कि प्रेफर किया जाता है, क्यों? आपको बताना है। इसमें प्रकाश प्रसारित विकिरण करने हेतु अधिक बाह्य सतह होती है, वोल्टेज के उतार चढ़ाव पर प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ट्यूब में इलेक्ट्रिक ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परावर्तित होती है। विकल्प आपका डी सी होता है, इसमें से कोई नहीं है। देखिए फ्लोरेसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक परिवर्तन करती है, यानी कि यहाँ इससे प्रकाश ज़्यादा उत्पन्न होता है। आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, एक डाटा बताते हैं। अगर एक 100 वाट का बिजली का बल्ब है तो केवल 5% वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा, 5%। लेकिन यहीं पर जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है लगभग 22% वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परावर्तित करती है। तो इस प्रकार से जितने भी कथन दिए गए हैं इनमें से मतलब कोई इससे रिलेटेड नहीं है, तो विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होता है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का प्रयोग ना किया जाए तो क्या होगा? रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा, रिएक्टर यथावत कार्य करता रहेगा। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सी हो जाता है, चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। विकल्प यहाँ पर आपका बी सी होता है, चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। यदि नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ का उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि नियंत्रक छड़ों का उपयोग नहीं किया जाता, तो नाभिकीय प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी और उससे उत्पन्न ऊर्जा की जो भयंकर मात्रा रहेगी वो विध्वंस का कारण बन सकती है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में कैडमियम की छड़ें लगाई जाती है। कैडमियम की छड़ों
का नियंत्रक क्षणों के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे कि इसको कंट्रोल किया जाए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रहा है? सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? एकदम से वैसे ही क्वेश्चन है जहां से ना आपका दिमाग घूम जाता है, सीरियसली, मतलब आपको लगता है कि सॉलिड इसकी रिप्लाई क्या होनी चाहिए, एकदम से एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शंस कौन से हम चूज करें, एक से ज़्यादा या एक है या फिर कैसे हैं ऑप्शन या ऑप्शंस। तो वैसे ही क्वेश्चन का कलेक्शन है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। अपना फीडबैक जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? ये तो सभी को पता है, एक आंख से ज़्यादा सही है दो आंख का होना, लेकिन क्या रीज़न है? विकल्प आपका डी से होता है। इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। दो आंखों के होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में मतलब सटीकता होती है और गहराई व दूरी का जो शुद्धतम अनुमान उससे अच्छा लग जाता है। विकल्प आपका डी से ही होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कोई तारा है, उसका रंग क्या दर्शाता है? उसकी पृथ्वी से दूरी को, उसकी ज्योति को, उसका ताप, या फिर उसकी सूर्य से दूरी? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? किसी तारे का रंग। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है। विकल्प ये होगा, उसका ताप है। ठीक है, किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गर्म तारा होगा, इसके स्पेक्ट्रम में नीले भाग से अधिकांश ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो कहने का मतलब ये नीले रंग का दिखाई देगा। जबकि जो सबसे कम गर्म तारा होगा वो कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। ठीक है, सबसे गर्म तारों में से सबसे कम गर्म तारों के रंगों का जो क्रम होगा ना, वो आपको बताते चलते हैं। नीला होगा, नीला, फिर नीला श्वेत होगा, फिर श्वेत होगा, श्वेत पीला होगा, पीला होगा, नारंगी होगा और लाल होगा। इस तरीके से ये बढ़ते से घटते मैंने आपको बताया। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते चलते हैं, तारों का जीवन काल, जो इनकी लाइफ टाइम होती है, तारों की लाइफ टाइम इनके द्रव्यमान और चमक पर निर्भर करती है। जो तारा जितना अधिक चमकीला होगा उसका जीवन काल उतना ही कम होगा। ये रिलेशन होता है। करेक्ट। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ से कहाँ में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, वायु से जल में, जल से कांच, या फिर वायु से कांच में। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, हीरे से कांच में। जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो आपतन कोण होता है क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक होने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जो प्रश्न में पूछा गया है, इस विकल्प में हीरे का जो अपवर्तनांक है कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यहाँ पर ये है। ठीक है, क्लियर है? राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो कि आपके रियल लाइफ में सारी चीज़ें घटित भी हो रही हैं। विज्ञान में अभी जो हमारा जीव विज्ञान होता है, या फिर कुछ ऐसे फिजिक्स भी हैं, केमिस्ट्री के भी, तो विज्ञान में सिंपली हम कह सकते हैं कि सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास में, व्यवहारिक जीवन में घटती रहती हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से एक विकल्प चुनिए। बिल्कुल सही, विकल्प ये सही होता है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। व्यतिकरण इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस। अब यहाँ पर आपको बताते चले, जब किसी पारदर्शक पतली परत पानी की सतह पर, जब किसी पारदर्शक पतली परत पानी की सतह पर तेल की पतली परत या फिर साबुन के घोल के बुलबुले
पतली परत का हमारा यही कॉन्सेप्ट है। इस पर श्वेत प्रकाश आपतित जब किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण हो जाता है, इंटरफेरेंस हो जाता है, मतलब हस्तक्षेप हो जाता है। इस परिघटना के परिणाम स्वरूप यह परत चमकदार दिखाई देने लग जाती है। बात समझ में आ गई? देखिए, जब किसी पारदर्शक पतली परत, वो परत पानी की सतह पर तेल की परत या साबुन के घोल के बुलबुले ये हो सकती है, तो इस पर अगर हम श्वेत प्रकाश आपतित कराते हैं तो परत के जो दोनों पृष्ठ होते हैं ना, उससे परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश की किरणों में व्यतिकरण हो जाता है, इंटरफेरेंस हो जाता है। ठीक है, इस जो परिघटना होती इसके रिजल्ट में ये परत जो होती है चमकदार दिखाई पड़ने लग जाती है। इंटरफेरेंस, ये देख लीजिए, इंटरफेरेंस, ठीक है, INTERFERENCE। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा, विकल्प आपका यहाँ पर सी हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए, एक हीरे का जो अपवर्तनांक होता है बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती कि कोई प्रकाश की किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरे चमकते हैं। ऐसे ही रात में आकाश में तारे भी चमकते हैं। अलग अलग माध्यम से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं, तो कभी कोई पहले चमकता है, कभी कोई बाद में, तो इस तरीके से टिमटिमाते नजर आते हैं। तो वैसे ही हीरो के साथ भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य? हरा है, नीला है, पीला है, लाल है? बिल्कुल सही, विकल्प आपका डी से होता है, लाल है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसका मान कितना होता है? 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ क्या होता है? किलोमीटर, किलो, घंटा, मीटर या फिर क्या? सेंटीमीटर होता है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, जिसका मान कितना होता है? 4×10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कभी लंबा यहाँ पर पूछा गया, सबसे कम पूछा जाए तो आप बैगनी लगा दीजिएगा। करेक्ट। क्वेश्चन है, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल, उभयावतल, कौन सा विकल्प सही होगा आपका? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। देखिए, विकल्प आपका बी से होता है, उत्तल दर्पण है। पहली बात तो ये जानिए कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभासी, मतलब रियल नहीं होता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। बड़े से क्षेत्र की जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब छोटे से क्षेत्र में बन जाता है, यानी कि बड़ी वस्तु का छोटा बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है, यानी कि फील्ड व्यू जो होता है, वो अधिक होता है। इसलिए इसे मोटर वाहनों, बसों में चालक के बगल में, पीछे के ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप आपको बताना है। यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है। अगर हम सेल्सियस में देखते हैं, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में, केल्विन में भी, तो यहाँ पर सेल्सियस का सही है, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, वैसे इसका 36.9 एग्जैक्ट होता है। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर के तापमान यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो क्या होगा? अभी मैंने आपको सेल्सियस तो यहाँ पर बता ही दिया, फ़ारेनहाइट भी बता दिया, अब इसको केल्विन में देख लेते हैं। तो 37 + 273 कितना हो जाएगा? 310 केल्विन होगा। केल्विन में कितना होगा? 310 केल्विन, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा 310 केल्विन। तीनों एक ही चीज़ें हैं, ताप बराबर है,
शरीर के तापमान में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कभी इधर से ना करके केल्विन में पूछ लिया जाए या फिर किस में भी पूछ लिया जाए, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। एग्जैक्टली डूब ही जाएगा, विकल्प आपका ये सही होता है, डूब जाएगा। देखिए ध्यान से, द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन उसके घनत्व में कमी आती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी में तैरता है, क्योंकि शरीर का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व से कम होता है। बात समझ आ रही है? जब तापमान को 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा और शरीर क्या होगा? डूब जाएगा। लॉजिक समझ आया? बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जो बर्फ होती है वो कितनी ऊपर तैरती रहती है? विकल्प है 1/9 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको हम बताते चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के ऊपर होना चाहिए, यानी कि बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताते हैं, जो इधर की तरफ आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागरों में ये प्लवन करने वाली बर्फ दिखाई देती है, तो जल के ऊपर बर्फ का केवल 1/9 भाग, जल के ऊपर 1/9 भाग ही हम देख पाते हैं। जो 8/9 होता है ना, वो 8/9 जल के सतह के अंदर बना रहता है, क्योंकि समुद्री जल लवणीय होता है, यानी कि उसका घनत्व तो अधिक होता है, लेकिन इससे निर्मित बर्फ लवणीय नहीं होती, वो शुद्ध होती है। चूँकि प्रश्न में समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का सतह से ऊपर का भाग पूछा गया, इसलिए सही जवाब इसका क्या होगा? 1/9 प्लवन करता है। पूरा मैंने बता दिया, मैथमेटिकल टर्म में भी बता दिया किस तरीके से कैसे कैसे हो, और बर्फ तो लवण नहीं बनेगी ना, तो वो शुद्ध है। तो इस तरीके से आपका विकल्प 1/9 सही होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम क्या होना है? बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम ताप, वेग, दाब या फिर घनत्व है, कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका डी सी हो जाता है, घनत्व है। विकल्प आपका डी सी होता है, घनत्व है। आपको बताते चलते हैं, गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प है गर्मी पाकर के गर्म होती है, जिससे कि जो जलवाष्प होती है उसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है? घटता है। ठीक है, गर्मी पाकर के जब गर्म होती है तो इसका घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण, जब घनत्व घटेगा तभी ये जलवाष्प हल्की होकर के ऊपर उठती है, और वायुमंडलीय ऊपरी भाग में दाब और ताप कम होने के कारण ये जलवाष्प फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में ये परिवर्तित होकर के तैरती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं, बादल कहते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, रडार उपयोग में आता है। रडार उपयोग में आता है, किस उपयोग में आता है? रडार का उपयोग किस लिए होता है? इंपॉर्टेंट है, रडार का उपयोग किस लिए होता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। किस लिए प्रयोग किया जाता है? रडार का उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। रडार वैसे एक शॉर्ट फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म है? रेडियो, ध्यान से देखिए, रेडियो डिटेक्शन, ध्यान से देखिए, डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो किसका प्रयोग करती है? एक तरंग होती है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करती है। ये सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करती है और इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ये सभी ज्ञात की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? चलिए जल्दी से बताइए, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? विकल्प सी सही होता है, क्यूसेक। क्यूसेक क्यूबिक फीट पर
सेकंड। ठीक है, जल की बहाव की दर मापने की इकाई है क्यूसेक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? सितारों के पास जो अक्षय ऊर्जा होती है उसका कारण क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विकल्प ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन आपको बताते हैं, इसमें होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं, जुड़ते हैं। ये बहुत ही गर्म परिस्थिति में होती है। आपको बताते चलते हैं, अन्य तारों की तरह सूर्य भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन का नाभिक जुड़ करके हीलियम का निर्माण करता है। हाइड्रोजन का नाभिक जुड़ करके हीलियम बनाता है, He। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? विद्युत खपत को बढ़ते हुए क्रम में कौन प्रदर्शित कर रहा है? अब यहां पर चलिए ध्यान से देखिए। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, पंखा है, टेलीविजन है, विद्युत प्रेस है, इलेक्ट्रिक केटली है। विकल्प आपका सी होता है। विद्युत और इलेक्ट्रिक उपकरणों के निर्माताओं द्वारा प्रत्येक उपकरण की एक पावर रेटिंग निर्धारित की जाती है। करेक्ट। तो देखिए, जो उस उपकरण द्वारा खपत की जा सकने वाली अधिकतम ऊर्जा को बताती है वो। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत उपकरणों की पावर रेटिंग के अनुसार विद्युत ऊर्जा की खपत के क्रम में आपको बताना है। तो पंखा है सबसे ज़्यादा, फिर टेलीविज़न, विद्युत प्रेस, इस तरीके से इलेक्ट्रिक केटली है ये। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल करके आप क्या काम कर सकते हैं? आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, या फिर आप कमरे को ना तो गर्म ना तो ठंडा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? चलिए जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विकल्प सी, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो आप लोग ठंडी में ट्राई कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दीजिए तो किचन पूरा गर्म हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर भी आपका रखा होगा। रीज़न क्या है? देखिए, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैस से निकलती हैं जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, आप लोग ना सोचने लग जाते हैं, हाय दैया हाय तौबा, क्या हो गया इसमें, मतलब कौन सा लॉजिक लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? गुब्बारे की आमाप में कमी आएगी। क्या होता है आप बताओ ना विकल्प चुनने के बाद। विकल्प यहाँ पर सी हो जाता है, गुब्बारे की आमाप में वृद्धि होगी। देखिए, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर पहली बात तो वायु का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? पसीने का मुख्य उपयोग बिल्कुल सही, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। मानव में पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित रखने में होता है। ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति में पसीना की दर अधिकतम कितनी होती है? 2 से 4 लीटर प्रति घंटे होती है। और त्वचा से जब पसीने वाष्पित हो जाते हैं तो हमें ठंडक का अनुभव भी मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया तो इसका लॉजिक यही होता है, वाष्पीकृत जब हो जाता है तो ठंडक महसूस होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा होता है, वो उल्टा होता है, फिर मस्तिष्क के द्वारा इसे सीधा कर दिया जाता है। रेटिना पर जो चित्र बनता है, आप मनुष्य का नेत्र है उसका अगर आप डायग्राम याद करेंगे तो यहाँ पर एक लेंस होता है, फिर एक इधर रेटिना पर जो चित्र बनेगा वो हमेशा वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है, फिर मस्तिष्क के द्वारा उसे सीधा करके हम लोगों तक पहुँचाया जाता है। ये प्रक्रिया आप सभी जानते हैं।
यहाँ पर लेंस कैसा होता है, उत्तल होता है, ठीक है। तो वस्तु से छोटा बनाता है प्रतिबिंब को। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक घटता है, जमाव बिंदु बढ़ता है, या फिर कौन सा विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाता है, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। देखिए, जल में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, नमक NaCl सोडियम क्लोराइड। दूसरी तरफ अगर कोई इम्प्योरिटीज़ अपद्रव्यों को मिलाते हैं तो सामान्यतः गलनांक कम हो जाता है, ठीक है। जब हम कोई इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं तो क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, और लेकिन उसका जमाव बिंदु जो होता है गलनांक वो कम हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि मिलाने पर बर्फ से जो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस से घट करके कितना होता है, -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। चलिए